टॉप 10 फिलोसफिकल एनिमेस की लिस्ट में आती है मॉन्स्टर एनिमे। तुम लोगों ने सजेस्ट किया कि प्लीज़ इस एनिमे को भी देखो और इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने 3 हफ्ते लगा कर फाइनली इस एनिमे को देख डाला और सोचा चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं। तुम्हें पता है मैं कोई रिव्यू नहीं करता हूँ, ना मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ। मैं सिंपल फिलोसफिकल थीम्स के बारे बात करता हूँ जो मैंने पूरी सीरीज़ के दौरान नोटिस करा। अगर तुम नए आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। अगर आपने सीरीज़ कंप्लीट करी और आपके दिल में योहान के प्रति नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी जगी तो इसमें आप गलत नहीं हैं, क्योंकि योहान जो था बेचारा एक विक्टिम था इस दुनिया का। हम उसको वो दुनिया दे ना पाए जिसके अंदर उसको प्यार मिल पाएगा, उसको एक नाम मिल पाएगा, जिसके कारण वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया। अब सवाल ये उठता है कि हम ब्लेम किसके ऊपर थोपें, नेचर के ऊपर या नर्चर के ऊपर। नेचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन नर्चर, एक बच्चा जहाँ जन्म लेता है, जिस सोसाइटी में जन्म लेता है, उस समाज को हम अच्छा बना सकते हैं। पेरेंटिंग अच्छी हो सकती है, स्कूल्स अच्छे हो सकते हैं, एक ऐसा वातावरण हम दे सकते हैं उस बच्चे को जहाँ पर वो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, इमोशनली भी, और साथ ही साथ उसको मॉरलिटी के बारे में पता हो, अच्छा और बुरा। योहान के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। योहान एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही डार्क था, बहुत ही हॉरिबल था, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको आप राक्षस की कैटेगरी में डालना चाहोगे। वो उन बच्चों को यूज़ कर रहे थे, उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि उसको अपने लिए यूज़ कर पाए। पावर हंग्री लोग जो होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं पावर को पाने के लिए। अब इस एनिमे के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो पावर हंग्री लोग होते हैं वो भी ऐसे एक डार्क एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें वो छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाते हैं। छोटे बच्चों को एक ऑर्फनेज में रखा जाता है 5-1 किंडरहाइम नाम के, और उसमें कंडक्ट किया जाता है वो डार्क हॉरिबल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उस बच्चे के इमोशंस खत्म हो जाते हैं, मेमोरीज खत्म हो जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, उनको कोई नाम नहीं दिया जाता। एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है योहान के केस में हमें। जब नाम ही ना हो तो आपका आई कहाँ खड़ा होगा, सेल्फ कहाँ खड़ा होगा। ये ऐसा ही हुआ कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है, कोई नींव ही नहीं है। जो एग्जिस्टेंशियल वॉइड था वो आपको योहान के केस में देखने को मिलेगा। उसका वर्ल्ड व्यू कितना नाइलिस्टिक था ये आप उसकी हरकतों से देख सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, उसकी बातों से देख सकते हैं। नाम ना मिलना, प्यार ना मिलना, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है वो योहान बता रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें एक केस देखने को मिलता है ग्रिमर का और नीना का भी, जो कि इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे और बेचारे उसी ट्रॉमा से गुजरे थे जिस ट्रॉमा से योहान गुजरा था। लेकिन यहाँ हमें अलग ही केस देखने को मिलता है। उनमें प्यार देखने को मिलता है, एम्पैथी देखने को मिलती है, काइंडनेस देखने को मिलती है, फॉरगिवनेस देखने को मिलता है हमें इन दोनों के केस में। तो ऐसा क्या हुआ? क्या हम नर्चर को ही पूरा दोष दें, या कुछ और ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान जो होता है वो अपने पास्ट ट्रॉमा से ऊपर आ सकता है? ग्रिमर, जिसके अंदर से इमोशंस ही खत्म हो गए, उसे पता ही नहीं है कि इमोशंस होते क्या हैं, फिर भी वो एक फेक स्माइल रखता है। उसने बहुत प्रैक्टिस करी है एक स्माइल रखने की, और जिससे भी मिलता है बड़े प्यार से मिलता है। उसको पता तक नहीं है कि रोना होता कैसा है। वो पूछता भी है टेनमा से क्या मैं रो रहा हूँ, सही से रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान होता है। अब देख सकते हैं कि योहान का ट्रॉमा, नीना का ट्रॉमा और ग्रिमर का ट्रॉमा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी योहान जो है एक मॉन्स्टर बन जाता है और ग्रिमर और नीना एक ह्यूमन बन जाते हैं। अगर हम दोष नर्चर को देना चाहें तो योहान के केस में तो ठीक है, हम दे सकते हैं, बट ग्रिमर और नीना के केस में क्या, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ? तो बहुत ही खूबसूरत थीम यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है, नेचर वर्सेस नर्चर का। योहान का जो वर्ल्ड व्यू मैंने बताया बहुत ही नाइलिस्टिक है, और सबसे खतरनाक बात क्या है कि वो एक बहुत ही कमाल का जीनियस मैनिपुलेटर है। वो किसी को भी मैनिपुलेट कर देता है। आप देखेंगे वो कैसे लोगों के डिज़ायर्स को समझकर, उनके फियर्स को समझकर, उनके इनसिक्योरिटीज़ को समझकर उनके ही खिलाफ यूज़ करता है। अगर आपने कह दिया कि आपको अकेलेपन से डर लगता है तो वो आपके साथ रहना शुरू कर देगा और आपको इतनी अटेंशन, इतना प्यार देगा कि आपको लगेगा कि ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरी फिक्र करता है। और एक दिन आपसे एक चीज़ मांग लेगा, एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको खतरा है, या आपको कुछ हो सकता है, या आपका कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ना नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको वो गिल्ट में डाल देगा कि इसने मुझे इतना प्यार दिया, ये मेरी इतनी फिक्र कर रहा है और मैं इसको ना कैसे कह सकता हूँ। अब डार्क साइकोलॉजी के मामले में तो बाप है योहान भाई, वो सब कुछ जानता है, उसको पता है कि कैसे एक इंसान को कंट्रोल करना है। और यही चीज़ होती है, ये दिखाया गया है कि अपने डिज़ायर्स और फियर्स जो है ना, इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, वो थोड़ा सा ना बचा के रखो भाई, ज़्यादा शेयर मत करो, वरना आपको नहीं पता ऐसे लोग आसपास होते हैं जो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आपके खिलाफ, और आप अनजाने में ही उनका शिकार हो जाएंगे। अगर मैं योहान का केस बताऊं तो मैंने बताया कि योहान का जो आई है, जो सेल्फ है, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, क्योंकि नाम ही नहीं मिला बेचारे को, तो आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण एक वॉइड क्रिएट हो गया अंदर, एक खालीपन,
एक खालीपन जो कि डेथ के बराबर ही है। जैसे लगता है कि योहान जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई एम नथिंग, वो बोलता भी है। इसी कारण वो टेनमा और नीना के सामने अपने हेड पर उंगली रख के बोलता है कि यहाँ शूट करो मुझे लगता है कि वो 2 कारणों से ऐसा कर रहा है। पहला कि वो मॉरलिटी टेस्ट करता है टेनमा और नीना के आगे। ऐसा आपने देखा होगा, वो ऐसा कहीं और नहीं कर रहा है, किसी और के सामने ऐसे नहीं करता है कि मुझे यहाँ मारो, सिर्फ टेनमा और नीना के केस में करता है, क्योंकि वो जानता है कि टेनमा और नीना ऐसा कर नहीं सकते। वो उनकी मॉरलिटी को टेस्ट कर रहा है बार बार। वो जानता है साइकोलॉजिकली बहुत ही वीक है वो। टेनमा के अंदर का डॉक्टर बार बार जीत जाता है और नीना के अंदर उसकी बहन, और वो नहीं कर पाते हैं, वो ट्रिगर नहीं दबा पाते हैं। वो जानता है ये सब। दूसरा मैंने बताया कि कैसे जो इंसान अंदर से ही मरा पड़ा है, खोखला है, उसको मौत से क्या डर लगेगा। योहान का ये मानना है कि हम सबके अंदर एक मॉन्स्टर है। हमारे जो इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, अगर उसको ट्रिगर कर दिया जाए, तो वो काफ़ी है मैनकाइंड को मिटाने के लिए। इंसान को मारने पर तैयार हो जाएंगे। योहान बस लोगों की फियर्स और इनसिक्योरिटीज को वेपनाइज करता है, उनको एम्पलीफाई करता है और फिर देखता है तमाशा। और उसकी फिलॉसफी जो है वो यही है, वही चीज वो प्रूव करना चाहता है। योहान का ये मानना है कि हम सबके अंदर एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी है तबाही मचाने के लिए। उस पर बस लगाम कसी हुई है रिलीजन ने, लॉज ने और थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग ने। और अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो फिर देखो कैसा केओस मचेगा, कैसा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मॉन्स्टर है कौन। टेनमा के अंदर भी मॉन्स्टर होता है, नीना के अंदर भी मॉन्स्टर होता है, ग्रिमर के अंदर भी मॉन्स्टर है, सबके अंदर मॉन्स्टर है, हर कैरेक्टर के अंदर एक मॉन्स्टर है। टेनमा का जो मॉन्स्टर होता है वो उसका गिल्ट होता है, जो उसके हाथ में गन पकड़ा देता है, उस डॉक्टर के हाथ में जो जिंदगी बचाता है, जिसको भगवान का रूप माना जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। टेनमा अपने गिल्ट से परेशान होता है, टेनमा का गिल्ट उसे खा जाता है कि मैंने एक ऐसे इंसान को बचाया जो मॉन्स्टर है, और वो इस गिल्ट के कारण एक गन हाथ में ले लेता है और निकल पड़ता है। एवा को आप देखेंगे तो उसके अंदर का जो नार्सिसिज्म है और जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है उसके अंदर, वो उसका मॉन्स्टर है, जो उसको हमेशा परेशान रखता है, दुखी रखता है। अब देखते हैं पूरी सीरीज के दौरान वो कितनी चिड़चिड़ी रहती है, परेशान रहती है, खुश नहीं रह पाती है, शराब की लत लग जाती है। अब लुंगे को देखो आप, जो डिटेक्टिव होता है, उसका काम के प्रति जो ऑब्सेशन होता है वो मॉन्स्टर है, जो उसको उसकी फैमिली से दूर कर देता है। वो एक आम जिंदगी नहीं जी पाता है, वेकेशन पे भी जा रहा है तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो मॉन्स्टर है उससे वो काम करवाया जा रहा है। जरूरी नहीं कि जो मॉन्स्टर है उसके सींग हो और उसके नुकीले दांत हो और बहुत डरावना दिखे, वो हम जैसा भी दिख सकता है। क्या जो समाज है या जो पावर में बैठे लोग हैं वो मॉन्स्टर है? क्योंकि देखा जाए तो बेचारा जो योहान है, मैंने बताया, वो विक्टिम था। आप देखते ही हैं कैसे एक देश जो होता है वो दूसरे देश से डरता है, या वो चाहता है कि वो भाई प्रोग्रेस ना करे, क्योंकि अगर वो प्रोग्रेस करेगा तो वो ताकतवर हो जाएगा, तो कल को वो मुझ पे कब्जा कर सकता है, वो मुझ पे रोब जमा सकता है, तो मैं आज ही कुछ ऐसा करता हूँ। तो पावर हंगरी लोग क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी डार्क चीज़ें करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आपने एनिमे में देखा वो रियल वर्ल्ड में हुए होंगे, हमें पता नहीं चला होगा। ऐसे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ऐसे करती होगी, ऐसे स्पाई बनाती होगी, ऐसे सोल्जर्स बनाती होगी। लेकिन आप देख सकते हैं जो पावर हंगरी लोग होते हैं वो किस हद तक चले जाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ जीता है कि नहीं जीता, उसको प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, वो खुश है कि नहीं। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कि ये कैसे एक टूल बन सकता है, एक वेपन बन सकता है मेरे लिए, ताकि मैं पावर में आ सकूं, दुनिया मेरे हिसाब से चल सके, मैं रियलिटी को कंट्रोल कर सकूं। तो वो पावर हंगरी लोग जो होते हैं, क्या वो इविल क्रिएट करते हैं, क्या वो मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, या फिर वो खुद मॉन्स्टर है, या फिर मॉन्स्टर कोई है ही नहीं। हो सकता है कोई मॉन्स्टर ना हो, ये बस हमारा डर है जो एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर देता है हमारे दिमाग में। अगर हमारे अंदर से वो डर, इनसिक्योरिटी चले जाए तो क्या कोई मॉन्स्टर हमें दिखेगा? आपने देखा होगा लास्ट में जो योहान होता है वो अपने बेड से गायब है। वो एक तरीके से देखा जाए तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो गुड और एविल है भाई वो हमेशा रहेंगे, ये दोनों हमेशा रहेंगे, जैसे यिन और यान है, अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश। इविल को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, अपने अंदर के मॉन्स्टर को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आपका मॉन्स्टर हमेशा अंदर रहेगा, बस फर्क इतना है कि आप उसको खिलाते हैं या अपने अंदर के एक अच्छे इंसान को खिलाते हैं। जिसको आप ज़्यादा खिलाएंगे वो ज़्यादा मोटा होगा, पावरफुल होगा, ताकतवर होगा, और वही डिक्टेट करेगा आपकी ज़िंदगी को। अगर आपने मॉन्स्टर को ज़्यादा फीड किया तो मॉन्स्टर जो है बहुत भूखा रहता है और वो खाता रहेगा, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरेगा, और फिर मॉन्स्टर आपको ऐसे राह पे ले जाएगा जिस राह पे योहान चला गया। तो रियल मॉन्स्टर कौन है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल मॉन्स्टर कहाँ है, क्या आपके अंदर है या बाहर है। सबसे कमाल का केस आपको देखने को मिलेगा टेनमा का, जिसके अंदर का मॉन्स्टर जो होता है वो उसको बाहर ले जाता है, योहान को ढूंढता रहता है, पूरी सीरीज के दौरान परेशान रहता है, डिप्रेस्ड रहता है,
और जो डिप्रेस चेहरा आप देख रहे थे वो मॉन्स्टर का नहीं था, वो टेनमा का था, टेनमा के अंदर के डॉक्टर का, जो परेशान था कि यार जिस हाथ में मैं ब्लेड्स लेता था सर्जरी वाले, आज वो एक इंसान को मारने कैसे निकला है। जब वो मानता है कि ऑल लाइव्स आर इक्वल, तो ऐसा क्यों है कि वो मारना चाहता है उसको। सबसे कमाल की बात ये होती है कि जो टेनमा होता है वो मार नहीं पाता, किसी को नहीं मार पाता, वो ट्रिगर नहीं दबा पाता जब भी योहान उसके सामने आता है। ऐसा क्यों होता है? वो चाहे तो मार सकता था। हम भी सोच रहे थे, हम बार बार पूछ रहे थे कि टेनमा ऐसा क्या हो रहा है कि तू ट्रिगर नहीं दबा पा रहा। अब ध्यान से देखेंगे तो अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, और जो लड़ाई है वो बहुत ही खतरनाक चल रही है डॉक्टर और मॉन्स्टर के बीच में। जो डॉक्टर है वो नहीं दबा पा रहा वो ट्रिगर, और मॉन्स्टर कह रहा है दबा दे, क्योंकि उसका जो गिल्ट है वो खाया जा रहा है उसे। इसको नहीं मारेगा तो ये और लोगों को अपना शिकार बनाएगा, मार दे। पर डॉक्टर कह रहा नहीं, हो नहीं पाएगा मुझसे ये। ऑल लाइफ्स आर इक्वल वाली फिलॉसफी को वो एंड तक फॉलो करता है, उसकी फिलॉसफी वो तोड़ता नहीं है। योहान को लास्ट में दोबारा बचाता है। आप सोच के देखिए, जिस गिल्ट के कारण वो पूरी सीरीज में परेशान रहा कि इसको मार दूंगा, इसको मार देता हूँ, इसको मैंने क्यों बचाया, उसको दोबारा बचाता है, क्योंकि वो अपनी फिलॉसफी पे खड़ा रहता है कि ऑल लाइफ्स आर इक्वल। ये कितनी कमाल की बात थी कि जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अंदर का वो हार जाता है और डॉक्टर जो है वो जीत जाता है। टेनमा ये दिखाता है कि हमारा मॉन्स्टर हमारे अंदर का चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम उस पर कंट्रोल जमा सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं चुप हो जा। एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा, मान लो टेनमा की जगह तुम होते और तुम एक बच्चे को बचा रहे होते, तुम्हें नहीं पता कि भाई ये क्या करने वाला है, हमें किसी को नहीं पता होता फ्यूचर का, और मान के चलो वो बड़ा होकर हिटलर बन जाता है, क्या तुम हिटलर को दोबारा बचाओगे जब तुमने उसके कांड देख लिए हैं? ऐसा डॉक्टर, क्या तुम उस ओथ को तोड़ोगे? क्या टेनमा जैसे तुम योहान को दोबारा बचाओगे? क्या आप अपनी ड्यूटी पूरी करोगे या नहीं? ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। ओवरऑल आप इस एनिमे को देखोगे तो नेचर ऑफ इविल को ही एक्सप्लोर किया गया है कि इविल है क्या। अगर इविल ग्रीड, हेट्रेड, जेलसी, एंगर ये सब है तो ये कहाँ है? ये हम सब के अंदर है। हम सब मॉन्स्टर हैं, हम सब के अंदर एक योहान है। बस फर्क इतना है कि हमारे अंदर टेनमा जीतता है या योहान जीतता है। भले ही आपके साथ कुछ भी हुआ पास्ट में, भले ही आपकी ज़िंदगी कितनी भी ख़राब क्यों ना रही हो, लेकिन आप लव और एम्पैथी के ज़रिए उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, जो नीना ने करके दिखाया। ग्रिमर का केस मैंने जैसे बताया, साथ ही साथ ग्रिमर के केस में आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे आप किसी भी इंसान के मेमोरीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए। कोई भी साइंस आप अप्लाई कर लो। ग्रिमर लास्ट में जब मरने वाला होता है तो वो रो पड़ता है, वो जो रोता है वो जेन्युइन रोता है और उसको विश्वास नहीं होता कि मैं रो रहा हूँ, और वो फील कर रहा था सब कुछ, वो पूरा पेन, वो जाने का दुख। तो दिखाता है कि आप किसी इंसान की इमोशंस को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा ही आपने एक मूवी में देखा होगा, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। जिम कैरी की एक मूवी है जिसके अंदर जिम और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो डिसाइड करते हैं कि अपनी मेमोरीज को हम रिमूव करवा देंगे ताकि मूव ऑन कर पाए। दोनों मेमोरीज को हटवा देते हैं भाई, दोनों की मेमोरीज खत्म हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा मिल जाते हैं, दोबारा वही कनेक्शन फील करते हैं। तो कुछ तो ऐसा है इमोशंस के बारे में, उस लव के बारे में जो साइंस के परे है, लॉजिक के परे है। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मुलाकात होगी। अगर तुम चाहते हो मैं किसी एनिमे, टीवी शो या फिर मूवी के ऊपर बात करूं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।